हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह। हम स्टार्ट करने वाले इंडियन नेशनल मूवमेंट को, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आज ये हमारा पहला लेक्चर है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो इसमें जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को बिना किसी देरी के। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को अपनी सुविधा के लिए हम 3 फेजेज में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला फेज है उसे मॉडरेट एरा या उदारवादी युग कहते हैं। ये युग 1885 से लेके 1905 तक के एरा को बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड फेज है वो 1905 से लेके 1920 तक चलता है। इसे हम उग्रवादी युग या एक्सट्रीमिस्ट एरा बोलते हैं। और जो तीसरा फेज है वो 1920 से लेके 1947 तक, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेके देश की आज़ादी तक चलता है। ये तीसरा फेज, ठीक है। और इसे गांधीयन एरा बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरा है। अब चलते हैं, एक नज़र डालते हैं बैकग्राउंड पर। अगर बात करें बैकग्राउंड की तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1599 में हो गई थी, ठीक है। अब इसकी स्थापना के बाद जो ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ, इन्होंने कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का एक अधिकार दे दिया, ठीक है। अब कंपनी यहाँ इंडिया में आती है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। उसके बाद कंपनी के द्वारा कुछ बैटल्स लड़े जाते हैं, कुछ निर्णायक युद्ध। एक तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही कॉलोनियल रूल की शुरुआत हो गई थी इंडिया में, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन और शोषण की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। भारत में नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ? तो 1757 में भी आपने देखा बैटल ऑफ प्लासी। उसके 100 साल बाद यानी कि 1857 में क्रांति हो जाती है, ठीक है। इसे जो है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मानी जाती है। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी, ऐसा माना जाता है कि 1857 में नेशनलिज्म जो है अपने एम्ब्रियोनिक फॉर्म में था, यानी कि भ्रूणावस्था में था। शिक्षा भी नेशनलिज्म में बहुत भूमिका अदा करती है। अगर बात करें 1835 की, तो 1835 से पहले जो एजुकेशन था इंडिया में वो ब्रिटिशर्स जो है ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी को अपनाए हुए थे। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया के कल्चर को स्टडी कर रहे थे। लेकिन 1835 के बाद अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। माध्यम बनाने का कारण ये था क्योंकि मैकाले ने ही लाया था। तो मैकाले का कथन भी है, आई वांट इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। यानी कि ये इंडियंस का टेस्ट चेंज करना चाहते थे। इनको क्यों करना चाहते ये टेस्ट चेंज? क्योंकि इनको जो है चीफ क्लर्क स्टाफ चाहिए था इंडिया में। और ये टेस्ट इसलिए भी चेंज करना चाहते थे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश गुड्स को कंज्यूम कर सके। यानी कि जो ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया जो है बहुत बड़ा मार्केट बन जाए या मार्केट हब बन जाए, ठीक है। और राइज ऑफ नेशनलिज्म में ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात संचार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1835 में रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी, आप जानते हैं। पहली रेल जो है मुंबई टू ठाणे चली थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसी क्रम में कुछ रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी उदय होता है। सबसे पहले नेशनल आईएनसी ही नहीं था, इसके पहले भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका रीजनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना से क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। इसके अन्य सदस्य कौन थे? ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अन्य सदस्य थे राधाकांत देव, काली कृष्णन और प्रसन्न कुमार टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस की, ठीक है। तो देखते हैं कांग्रेस शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई थी। कांग्रेस शब्द का ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, ये यूएसए में हुआ था, ठीक। कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था, ठीक। तो क्या इंडिया में आईएनसी का नाम पहले ही आईएनसी था या इसके पहले कुछ और नाम था? जी नहीं, इसके पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। तो हमारे जो ग्रेट
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के सुझाव पर ये नाम चेंज होके INC इंडियन नेशनल कांग्रेस हो चुका। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाम किसने सुझाया था या पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, आगे बात करें तो INC के बारे में जो सबसे पहले जानकारी हमको प्राप्त होती है वो 5 दिसंबर 1885 में प्राप्त होती है। कहाँ से? द हिंदू न्यूज़पेपर से। ठीक, कब? 5 दिसंबर 1885 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें INC के फाउंडर की, तो INC के जो फाउंडर हैं वो हैं A.O. हुम। ठीक, ये हैं कौन? ये ICS अधिकारी थे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके थे। ठीक है, रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे डफरिन। डफर था, तभी तो INC की स्थापना हुई। ठीक है, और ब्रिटेन के PM कौन थे उस टाइम? तो ब्रिटेन के जो PM थे वो थे ग्लैडस्टोन। ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। A.O. हुम की पूछा जाता है कि जीवनी किसने लिखा था, तो A.O. हुम के मित्र ही थे बिडनवर्थ। ठीक है, इन्होंने A.O. हुम की जीवनी लिखी, कब लिखी? 1913 में। ठीक, सन पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि UP-PCS अब उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगा है। जैसे कि आपको पता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने कब लिखी थी? 1901 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 23 या 24 में, 23 में शायद, याद नहीं एग्जैक्ट मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी आपने देखा कि गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय डफरिन था। दरअसल वहाँ गवर्नर जनरल लिखना ठीक नहीं था, वायसराय लिखते तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि वायसराय शब्द को गवर्नर जनरल शब्द को रिप्लेस कर दिया गया था वायसराय से। कब? 1858 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता थी वो क्राउन के हाथों में चली गई थी, है ना। 1857 की क्रांति हुई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसके तहत क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया के हाथों से पावर लेके सीधा जो है इंडिया की जो सत्ता थी वो ब्रिटेन के महारानी के अंदर आ गया था। ठीक है, इस टाइम क्या हुआ था कि इस टाइम वायसराय शब्द जो है आया, और इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक पद सृजित किया गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? एडवर्ड स्टैनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट ICS ऑफिसर इंडिया के कौन से? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर द ICS एग्जाम। ठीक है, आगे बात करें तो जो बायोग्राफर थे A.O. हुम के, अभी आप पीछे देख ही चुके कौन है? बिडनबर्ग। ठीक है, ये क्या लिखते हैं? बिडनबर्ग इस बायोग्राफी में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ द एक्सप्लोजन ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन्स रिजीम ड्यू टू ऑपरेसिव पॉलिसीज, यानी कि लिटन के शासनकाल में भारत क्या था? विस्फोट के कगार पर खड़ा था। ठीक, इसी पॉइंट से जो हमारे लाला लाजपत राय हैं वो सेफ्टी वॉल की थ्योरी देते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं भी सेफ्टी वॉल क्या था। नेक्स्ट चलते हैं, जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिटन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने लिखा था। लिटन के बारे में बात करें तो लिटन का जो कार्यकाल था, लिटन का कार्यकाल देख सकते हैं आप कब से कब तक है, 1876 से 1880 तक लिटन का कार्यकाल था। तो लिटन के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, 1877 में इसने क्या किया? दिल्ली दरबार लगाया, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए और महारानी विक्टोरिया को सम्मानित किया और उनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। ठीक है, और क्या किया इसने? 1877 में इसने क्या किया कि ICS का एज में रिडक्शन कर दिया। ठीक है, ICS के एज में रिडक्शन कर दिया। पहले क्या था? 21 साल था, 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया, जिससे कि ICS में इंडियंस की भर्ती और भी टफ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1878, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1878 में 2 एक्ट आए, एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा आर्म्स एक्ट। ये किस लिए था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जाहिर सी बात है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया इसके तहत, और आर्म्स एक्ट के तहत क्या हुआ? बिना लाइसेंस हथियार रखने पर रोक लगाई गई। ठीक है, ये सब लिटन के रिएक्शनरी पॉलिसीज में आते हैं। ठीक है, इन्हीं सब के कारण असंतोष पनपा और इसीलिए जो है बिडनबर्ग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
आईएनसी के बारे में बात कर लेते हैं, इनका फाउंडेशन के बारे में। अब बात यह है कि ऐसा माना जाता है इस दमनकारी नीतियों के असंतोष के परिणाम स्वरूप किस यानी कि लिटन के आईएनसी की स्थापना हुई। ठीक है, क्यों ऐसा माना जाता है कि इतना ज़्यादा असंतोष फैल रहा था लोगों में, इस असंतोष के कारण जो है कहीं विद्रोह ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने एक सेफ्टी वाल्व की तरह जो है आईएनसी को बना के एक सेफ्टी वाल्व की तरह यूज किया, जिससे कि जो भी असंतोष वाली चीज़ें हैं वो आसानी से रिलीज हो सकें और लोग जो है कोई भी रिवोल्ट ना करें। ठीक है, देखते हैं आईएनसी का जो पहला सेशन है वो कहाँ पे हुआ। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन है वो बॉम्बे में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्या ओरिजिनली बॉम्बे में प्रस्तावित था ये सेशन? नहीं, ये सेशन प्रस्तावित था पुणे में, बट वहाँ पे कॉलरा फैल गया। आउटब्रेक ऑफ कॉलरा की वजह से ये जो सेशन था इसको बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा और गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में ये जो पहला सेशन जो है रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट देख ही चुके हम लोग, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। जनरल सेक्रेटरी अयोहुम को ही बनाया गया। जो आगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टोटल कितने डेलीगेट्स ने भाग लिया इसमें, तो 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया। उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 मुस्लिम प्रतिनिधि, ठीक, 2 मुस्लिम डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा कुछ और बातें देख सकते हैं आप। ठीक, बॉम्बे से 38 लोगों ने भाग लिया, मद्रास से 21, अवध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी से 7 लोगों ने भाग लिया, ये आपको जरूर याद रखना है, और पंजाब से 3 लोगों ने, और बंगाल से 3 लोगों ने। ठीक है, देखो और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे लीडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसमें भाग नहीं ले सके, यानी कि इसको अटेंड नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उसका भी रीजन है, क्योंकि आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इंडियन एसोसिएशन नाम से। ठीक है, इसका भी सेम काम था, आगे चल के मर्ज हो जाता है आईएनसी से। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये लोग जो है अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके 2 कॉन्फ्रेंस हुए। पहला कॉन्फ्रेंस जो है वो होता है 1883 में और दूसरा 1885 में। ठीक है, तो 1883 और 1885 जो पहला होता है वो कलकत्ता में होता है, दूसरा भी कलकत्ता में ही होता है, लेकिन पहले का जो अध्यक्ष रहते हैं वो है आनंद मोहन बोस और दूसरे के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये लोग इधर बिजी थे, तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं कि कांग्रेस का विरोध करने वाला कोई था क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है, विरोधी भी होंगे। कांग्रेस का विरोध कर रहे थे सर सैयद अहमद खां। ठीक, ये सर सैयद अहमद खां जो है विरोधी नेता थे। इन्होंने एक पत्रिका निकाला, तहजीब उल अखलाक। ठीक है, कांग्रेस का विरोध करने के लिए। अच्छा, इनके विरोध का कारण क्या था? वाई ही इज अपोजिंग द कांग्रेस? ही इज अपोजिंग द कांग्रेस बिकॉज ऑफ फियर दैट द बेनिफिट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड टू मुस्लिम बाय द ब्रिटिश वुड एंड, यानी कि जो भी सुविधाएं मिल रही थी मुस्लिमों को अंग्रेजों के द्वारा, उसका समाप्त होने का भय इनको सता रहा था। ठीक, इनके विरोध करने का तरीका क्या था, कैसे इन्होंने विरोध किया, तो हम आपको बताते हैं कैसे विरोध किया। इन्होंने एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, कब? 1886 में। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया, कब? 1888 में। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, 86 भी इंपॉर्टेंट है, 88 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 88 वाला है। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इसको किस लिए बनाया था इन्होंने? क्योंकि जो भी कांग्रेस के विरोधी थे उनको एक मंच पे ले आना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, वही मेन उद्देश्य क्या था इनका, कि मेन उद्देश्य था कि शिक्षित मुस्लिमों को कांग्रेस से दूर रखें। इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 का जो काम था वो क्या था कि जो कांग्रेस के विरोधी थे उनको एक मंच पे लेके आना, बता ही चुके हम। ठीक है, अब सेकंड अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा अधिवेशन, सेकंड सेशन कहाँ पे होता है? तो ये कोलकाता में होता है। देखो, ये दूसरा है ना, दास दादा भाई नौरोजी, ये पारसी समुदाय के थे। ठीक है, तो ये बनते हैं दूसरे में। और ये टोटल 3 बार, यानी कि दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे। कब? 1886 में, 93 में, 1906 में। ठीक है, 3 टाइम्स। आगे देखते हैं। अच्छा, पहले में हमने देखा 2 मुस्लिम डेलीगेट्स ने भाग लिया था, इसमें लिखा नहीं था लेकिन हमने बताया आपको, आप नोट कर लीजिए। जो सेकंड सेशन था उसमें कितने डेलीगेट्स हो गए? 2 से बढ़ के 33 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए सेकंड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। थोड़ा बहुत इधर देख लेते हैं, अभी आगे और भी देखेंगे। बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये क्या क्या थे भाई? पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमिक थे, पूरा काम्बो पैक थे यार। ठीक है, अब बात करें पॉलिटिशियन के तौर पर, तो ये पॉलिटिशियन के तौर पर ब्रिटिश संसद से के सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। कहाँ से चुने गए थे ये?
फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ये सिर्फ इंडियन ही नहीं थे पहले जिन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए एज ए मेंबर, इवन पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर इलेक्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एज ए पत्रकार, इनका एक पत्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है रफ्त गोफ्तार। एज ए इकोनॉमिस्ट इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, ठीक है, जो भी बताए थे हम, कब 1901 में इन्होंने जो है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। आगे चलते हैं, आगे इनका एक बहुत ही फेमस कथन है, किंग्स आर मेड फॉर द पीपल नॉट पीपल फॉर द किंग्स, ठीक है, किंग्स आर मेड फॉर द पीपल नॉट पीपल फॉर द किंग्स, यानी कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो थर्ड अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जो थर्ड अधिवेशन होता है वो होता है मद्रास में। यहाँ पे कौन बनते हैं, तासे तीसरा तासे तैब जी, ठीक है, तीसरा और तैब जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो ये पहला अधिवेशन था जो जनसाधारण के चंदे से संपन्न हुआ था, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो पहली बार इसमें रीजनल लैंग्वेज में भाषण हुआ था, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसने पहली बार ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, ठीक, और इसी में आर्म्स एक्ट के विरोध प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे कि जो तुम्हारे एयो हुम थे, तुम्हारे नहीं, ठीक है, एयो हुम थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया था, ये इसके विरोध में हो गए थे, ठीक है। अब वही नोट, स्पेशल नोट क्या है, ब्रिटिश सरकार जो है कांग्रेस के विरोध में हो गई थी पूरी की पूरी, ठीक है। अब फोर्थ अधिवेशन की बात करें, अब देखो विरोध हो गया है, फोर्थ अधिवेशन कराना है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बट अभी देखते हैं कि यहाँ कहाँ पे होता है ये फोर्थ अधिवेशन, तो इलाहाबाद में। प्रेसिडेंट कौन है, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कौन है, ये भाई यूरोपी हैं, ईसाई धर्म से हैं। देखो अभी तक आपने क्या देखा, पहले सेशन में देखा आपने कि हिंदू था, ठीक है, सुरेंद्रनाथ व्योमेशन बनर्जी। दूसरे में आपने क्या देखा, दादा भाई नौरोजी पारसी थे। तीसरे में आपने क्या देखा, तैब जी मुस्लिम थे। चौथे में ईसाई धर्म से थे, यानी कि अलग अलग धर्मों से प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथे की विशेषता क्या है, चौथे की विशेषता क्या है, तो चौथे की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपोज करने लगी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये अधिवेशन को पूरा असफल बनाने का भरपूर प्रयत्न किया, लेकिन क्या बन पाया, नहीं बना तो नहीं। लेकिन देखो इसमें कौन कौन हरामखोर लोग थे जो शामिल थे, तो ऑकलैंड केल्विन जो कि यूपी का जो है यूनाइटेड प्रोविंस का क्या था, गवर्नर था। सर सैयद अहमद खान थे ही। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये गुजरात के थे, ठीक है, ये भी कांग्रेस के विरोध में ही थे। तो चौथा अधिवेशन आखिरकार संभव कैसे हुआ इतना दिक्कतों के बाद, तो भाई हमारे दरभंगा के राजा, ठीक है, दरभंगा बिहार के राजा, इनके प्रयासों से संपन्न हुआ। जय हो दरभंगा नरेश की, इनके प्रयासों से चौथा जो सेशन संभव हो पाया, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान की और कांग्रेस का नारा था, क्या था नारा था भाई, कांग्रेस का नारा था हम सबसे पहले भारतीय हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात इन्होंने हिंदी में भाषण दिया, ठीक है। तन्नू मैनू ना बोल के पूरा हिंदी बोला। इनकी हिंदी बहुत अच्छी ना थी, लेकिन फिर भी इन्होंने टूटी फूटी हिंदी में बोल के एकदम जमा दी, ठीक है। अगला ये जो है बात करें तो ये आर्य समाज जो कि दयानंद सरस्वती का है उससे जुड़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो देखो ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी, ठीक, ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी, बात ये थी 5वें अधिवेशन से पहले इसका गठन किया गया था क्योंकि पूरी तरह ब्रिटिश सरकार विरोध में थी। कब गठित हुआ था 1889 में। पर्पज क्या था इसका भाई, टू रीस्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशन विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ पुनः क्या करना था, मधुर संबंध स्थापित करना था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे डिग्वी, और पत्रिका कौन सी थी इसके लिए, इंडिया नाम के पत्रिका में, ठीक है, इसके बारे में बात की गई थी। पांचवा अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा अधिवेशन, फिफ्थ अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ, तो ये होता है फिर से मुंबई में, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है विलियम बिडनबर्ग को, ठीक है। इसकी विशेषता देखते हैं, इसकी विशेषता क्या थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता की बात करें तो चार्ल्स ब्रैडला ये जो है इसमें शामिल हुए थे। ये हैं कौन, ये भारतीय मामलों के विशेषज्ञ इनको माना जाता था। और पहली बार देखो 5वां अधिवेशन है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। ज़्यादातर क्या कौन था,
कौन थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की छात्राएं थी, ठीक है। और पहली बार 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। देख रहे हैं, इसके सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, छठे अधिवेशन की बात करते हैं। छठा अधिवेशन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1890 में होता है, लोकेशन वही कलकत्ता। प्रेसिडेंट कौन? फिरोज शाह मेहता, जो कि उस टाइम के राम जेठमलानी थे, बहुत बड़े वकील थे, ठीक है। मतलब जहाँ देखो वहीं एक ही वकील का नाम आता था, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी क्या विशेषता थी। इसकी विशेषता भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कदमली गांगुली जो है भाग लेती हैं, जो कि पहली महिला स्नातक और पहली महिला डॉक्टर थी। वे कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित भी करती हैं और ये संबोधित करने वाली पहली महिला बनती है। कौन? कदमली गांगुली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कांग्रेस पर महत्वपूर्ण कथन कुछ बोला जाता है। डफरिन क्या बोलता है? डफरिन बोलता है कांग्रेस मुट्ठी भर या सूच अल्पसंख्यक यानी कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लोगों की प्रवक्ता है, ठीक है। कर्जन क्या कहता है? कर्जन कांग्रेस को एक गंदी चीज़ कहता है और कहता है कांग्रेस लड़खाकर धराशायी हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे और भी डीप में चले जाएंगे, ठीक है। अभी तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।